प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 27 और 28 जून के समाचारों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLA-LAD के तहत प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए तक के कार्यों की अनुशंसा करने के लिए अधिकृत है? विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत, तो इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट कार्यों की अनुशंसा विधायक कर सकता है। पहले ये राशि 2.25 करोड़ रुपए थी, अब 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए कर दी है। 5 करोड़ रुपए कर दी है बढ़ाकर। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या फिर MLA फंड विधायक कोष योजना क्या है? इसकी शुरुआत 1999-2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करना, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना और शहरी स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन के लिए काम करना। इस योजना के मुख्य प्रावधान की बात करें, कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% की राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास पर लगाई जाएगी। 5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की अनुशंसा कोई भी विधायक इस योजना के तहत कर सकता है। 2020-21 एवं 21-22 हेतु आवंटित राशि में से प्रत्येक विधानसभा सदस्य द्वारा प्रति वर्ष 1 करोड़ की राशि का उपयोग स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के लिए करेगा। 2020-21 और 21-22 के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है। ये सरकार ने बदलाव किया है। MLA-LAD की तरीके की एक और योजना भारत में भी चल रही है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे MP-LAD योजना भी कहा जाता है या सांसद कोष कहा जाता है। इस योजना के तहत भी प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है विकास कार्यों के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट अवस्थित है। उत्तराखंड सरकार ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में अवस्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खोलने का एक फैसला किया है। इस फैसले के बाद 2 मत सामने आए। पहला मत जो सरकार के फैसले का समर्थन करता है, इससे टूरिज्म बढ़ेगा और साथ ही साथ सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरा मत है जो इस सरकार के फैसले का विरोध करता है, वह कहता है कि इससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा और वन्य जीवों को नुकसान भी पहुंचेगा। जिम कॉर्बेट पर हम बात करें तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापित हुआ। हैली नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता था। उत्तराखंड के नैनीताल में है। उत्तराखंड के नैनीताल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व का उद्देश्य बाघों का संरक्षण करना, टाइगर को प्रोटेक्ट करना है। 1973 में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें, कुल 52 टाइगर रिजर्व भारत में है। 52 टाइगर रिजर्व भारत में है। और राजस्थान में हम बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। पहला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर, सवाई माधोपुर में अवस्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में अवस्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व, हाड़ौती क्षेत्र में मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान और एक नया टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व है और भारत में 52 टाइगर रिजर्व है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कुल भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है और 544 वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से किस देश की पहल पर
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्थापित किया गया। भारत और फ्रांस की पहल पर इसको स्थापित किया गया। भारत और फ्रांस की पहल पर इसको स्थापित किया गया था। ISA में क्या हुआ कि ग्रीस ने अभी मेंबरशिप हासिल की है, ग्रीस यूनान ने इसकी सदस्यता हासिल की है। ISA क्या है? सौर ऊर्जा पर आधारित एक देशों का संगठन है जो नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में काम करता है, सतत पोषणीय विकास की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना भारत व फ्रांस के संयुक्त प्रयास से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हुई थी। पेरिस समझौता के दरमियान हुई थी। पेरिस समझौता जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका मुख्यालय भारत के ही गुड़गांव हरियाणा में है और पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में अवस्थित है। इसके मेंबर्स कौन हो सकते हैं? इसके मेंबर्स यूएन का कोई भी जो सदस्य है वो इसका मेंबर हो सकता है। तो इसकी सदस्यता के लिए एक सार्वभौमिक व्यवस्था है, कोई भी राष्ट्र इसका मेंबर हो सकता है। वर्तमान में इनके महानिदेशक भारत के डॉक्टर अजय माथुर है और ISA भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की एक उपलब्धि को बताता है। प्रश्न नंबर 4 समाचारों में आया MI-17 क्या है? MI-17 क्या है? तो MI-17 एक हेलीकॉप्टर है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के वायुसेना के एयरबेस पर आतंकवादियों ने ड्रोन के माध्यम से MI को निशाना बनाना चाहा। लेकिन क्या होता है, भारतीय सेना इनको मुंहतोड़ जवाब भी देती है। और हमें पता है कि भारत में जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील एरिया रहा है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ शैतानी राष्ट्र ये हमेशा कोशिश करते हैं भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन भारत की सेना लगातार दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती है और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर यह कहती है, हमें मिटा दे, ये किसी जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। तो MI-17 रूस द्वारा विकसित एक हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेना लगातार अपना आधुनिकीकरण कर रही है। राफेल का हम नाम सुनते हैं, एक लड़ाकू विमान जो फ्रांस से हमने लिया है। लड़ाकू विमान प्रश्न बन सकता है। और इसके साथ बराक मिसाइल का एक नाम आता है। इजराइल और भारत ने मिलकर इसको बनाया है, बराक मिसाइल को। तेजस हेलीकॉप्टर, तेजस ये भी एक वायुयान है, स्वदेशी वायुयान है, भारत ने बनाया है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाई है। तो भारत लगातार अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अस्त्र और शस्त्र को खरीद रहा है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। दीपिका कुमारी ने अभी इतिहास रचा है और इतिहास इसलिए रचा है कि पेरिस में आयोजित विश्व तीरंदाजी कप में इन्होंने एक ही दिन में क्या किया है? 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज भी बन गई है। दुनिया की नंबर 1 महिला तीरंदाज भी बन गई है। इन्होंने ये 3 गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा, मिश्रित स्पर्धा और इसी के साथ अपने पति अतानु दास के साथ मिलकर भी एक मेडल जीता है। अतानु दास भी एक तीरंदाज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और दीपिका कुमारी भारत के रांची से, झारखंड के रांची शहर से आती है और रांची से ही एक प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में जारी मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान दुनिया के शीर्ष 25 मेडिकल शिक्षा संस्थानों में शामिल हुआ है? तो शीर्ष 25 मेडिकल शिक्षा संस्थानों में एम्स दिल्ली शामिल हुआ है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली शामिल हुआ है। टॉप 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट अभी जारी की गई। अमेरिका की CEO वर्ल्ड मैगजीन ने ये लिस्ट जारी की। पहली रैंक इसमें है अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और भारत का एम्स दिल्ली 23 रैंक पर है, 23वां स्थान हासिल किया है।
और टॉप 100 में भारत के 6 मेडिकल कॉलेज शामिल है। टॉप 100 में भारत के 6 मेडिकल कॉलेज शामिल है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं भारत के लिए है। प्रश्न नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। भारत में भी जीडीपी में सेवा सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है और राजस्थान में भी स्थिर कीमतों पर सेवा सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। तो इन 2 बॉक्स से काफी महत्वपूर्ण बॉक्स है, प्रश्न बनने वाला है। तो हम इस पे बात करते हैं। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा सेक्टर का योगदान है 42.40%। 42.40% सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर का है 29.45%। 29.45% और तीसरे नंबर पर है उद्योग सेक्टर का 28.15%। वैसे तो सामान्य तौर पर उद्योग सेक्टर दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन कोरोना के कारण इंडस्ट्री बंद थी तो एग्रीकल्चर दूसरे नंबर पर आ गया स्थिर कीमतों पर, जिसका आधार वर्ष है 2011-12 इसका आधार वर्ष है। दूसरा पैमाना है सकल राज्य मूल्य वर्धन का प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर भी सेवा सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है, 45.43% का योगदान है। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर आता है 29.77% और तीसरे नंबर पर 2020-21 में इंडस्ट्री आती है 24.86%। तो ये 6 फैक्ट्स है, 6 तथ्य हैं, हमें याद करने हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य है संगठित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना को कोरोना पीरियड में शुरू किया गया और कोरोना पीरियड में शुरू करने का जो कारण है वो ये है कि कोरोना के समय में पूरी अर्थव्यवस्था बंद थी। तो कंपनी के नियोक्ता और कंपनी के मालिकों ने क्या किया, अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी शुरू कर दी, कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो इससे भारत में एक बड़ी विकट समस्या सामने आई, बेरोजगारी की समस्या। तो भारत सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया है ताकि कोई भी नियोक्ता कंपनी का मालिक जो है वो छंटनी प्रक्रिया में अपने कर्मचारियों को बाहर ना निकाले। तो एक तरीके से ये एक सब्सिडी योजना है। अक्टूबर 2020 में इसे लॉन्च किया गया, 2021 तक इसका टाइम पीरियड था, लेकिन अब मार्च 2022 तक इस योजना का विस्तार कर दिया गया है। 2 वर्ष तक इस योजना में 2 वर्ष तक क्या किया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी नियोक्ता को पीएफ के रूप में। 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड पीएफ का भुगतान किया जाएगा। और इस योजना का जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है वह है भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। सरकार कर्मचारी व कंपनी का 12% का पीएफ का भुगतान करेगी, सब्सिडी एक तरीके से देगी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को किसने विकसित किया? इसरो ने, डीआरडीओ ने, रसिया ने या फिर अमेरिका ने? तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर का अभी परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ भारत में डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली एजेंसी डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। पिनाका मल्टी बैरेट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, डीआरडीओ ने बनाया है। इसकी विशेषता है 45 किलोमीटर तक ये दूरी को भेद सकती है, किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता ये रखती है पिनाका मल्टी बैरल। तो डीआरडीओ पर बात करें, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान की एक मुख्य एजेंसी है भारत की, 1958 में बनी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इसने रक्षा क्षेत्र के अलावा ये बहुत सारे काम भी करती है। एंटी कोविड दवा बनाई है इसने, एंटी कोविड दवा जिसका नाम है 2DZTM। 2DZTM पाउडर फॉर्म में है ये, अभी इसको कमर्शियली बाजार में इसको लॉन्च कर दिया गया है। समाचारों में आने वाला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उद्देश्य क्या है?
वित्तीय कार्यवाही कार्यदल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग को रोकना। जो आतंकवाद को पैसा मिलता है उस पैसे की निगरानी करना, उसको रोकना। इस उद्देश्य के लिए 1989 में FATF को बनाया गया। एक अंतर सरकारी संगठन है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उद्देश्य इसका है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकवाद को जो फंड होता है उस पर निगरानी रखना और रोकना। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस में है। 37 सदस्य है इसके। यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद भी 2 संगठन है जो इसके मेंबर्स है। भारत भी इसका मेंबर्स बना है 2010 में। FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग में एक कड़ी निगरानी के दायरे में आता है। वन लाइनर पर बात करें, एन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एन एंटायरली न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब को लिखा है फ्रांसवा गोतिये ने। फ्रांसवा गोतिये ने लिखा है और ये किताब की इसकी विशेषता है कि इस किताब में भारत के इतिहास को भारत के दृष्टिकोण से रखने का प्रयास किया गया है। कोरोना का एक नया वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा प्लस नाम है, और डेल्टा प्लस को कोरोना की 3rd वेव के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। उइगर शरणार्थी की जो समस्या है वो चीन से संबंधित है। उइगर शोषण की बात आती है चीन में, और साथ ही भारत के और पड़ोसी देश में चमका शरणार्थी की समस्या की बात बांग्लादेश से संबंध है, चमका शरणार्थियों का। और रोहिंग्या शरणार्थियों की प्रॉब्लम भी सामने आती है जो म्यांमार से संबंधित है। 1975 के आपातकाल की जांच हेतु शाह आयोग का गठन किया गया जनता दल की सरकार में। जून 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी 1975 में, और उसके बाद शाह आयोग का गठन इसकी जांच के लिए किया गया। व्यापार सुगमता रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है कि कितना बिजनेस आसान है किसी भी देश में। तो 2021 की रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो 63 है, 63वीं भारत की रैंक है। तो क्लास को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।